जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बजट से रिलेटिव कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट के साथ साथ फुल डिटेल्स भी बताऊंगा और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, मैं सारे फैक्ट आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। दोस्तों, पहले मैं टोटल फैक्ट बताऊँगा आपको, फिर उसके बाद दोस्तों क्विज बताऊँगा दोस्तों। और हर क्वेश्चन के नीचे आपको डिटेल्स मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके नीचे डिटेल्स है। एक क्वेश्चन में ही आपको कई क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों, देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे फुल डिटेल्स है। ये क्वेश्चन है, इसके नीचे फुल डिटेल्स है। ऐसी दोस्तों करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 60 प्लस इसमें मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले फुल डिटेल्स बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, तो पहले फैक्ट जान लेते हैं कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में लिखी है और बजट 2021-22 में लिखा है। आप आर्थिक समीक्षा और बजट में अंतर जान लो कि इन दोनों में अंतर क्या है। आर्थिक समीक्षा की पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद सिंपल वे में बताऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं, जो कि स्टैम्प कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। दोस्तों, यह वित्त मंत्रालय का काफी अहम दस्तावेज होता है। दोस्तों, आम बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, लेकिन इस बार यह 29 जनवरी को पेश हुआ है। इसकी वजह यह है कि बजट से पहले शनिवार और रविवार थी। दोस्तों, इसमें देश के आर्थिक विकास का बीते वर्ष का लेखा जोखा होता है। सर्वे यह भी बताता है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो रही डेफिनेशन। अगर हम सिंपल वे में अगर हम बताएं दोस्तों, जैसे हमारी एक मंथ की सैलरी आई, ठीक है, मंथ की सैलरी आई, तो अगर हम प्लानिंग करते हैं कि इस मंथ में हमें क्या क्या खर्च करना है और हमारी क्या क्या नीड्स हैं, तो दोस्तों वो तो होया हमारा बजट। ठीक है, कि हम आने वाले जो महीने में हम क्या क्या खर्च करेंगे। और दोस्तों, जो हमारी पिछली सैलरी थी, वो अब तक जो हमने खर्च करी है दोस्तों, उसे बोल देंगे पूरा आर्थिक सर्वेक्षण। हम पूरी अपनी डायरी में देंगे कि हमने पिछले महीने क्या क्या खर्च करा और क्या क्या हमें खर्च नहीं करना चाहिए, उससे हम सीख लेते हैं। ठीक, इस वजह से आर्थिक सर्वेक्षण लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ही यूनियन बजट का ऐप लॉन्च किया है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और इस पर पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़ सकते हो, केंद्रीय बजट पढ़ सकते हो। इन्होंने जो है उसमें कंप्लीट बजट डाल दिया है आम जनता के लिए। दोस्तों, बजट तो मैंने बता ही दिया है कि आने वाले वित्त वर्ष में गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करेगी, उसका लेखा जोखा होता है बजट। और आर्थिक समीक्षा जो प्रीवियस ईयर होता है, उसमें हमने क्या क्या खर्च किया, उसका लेखा जोखा होता है। दोस्तों, केंद्र सरकार का 2021-22 का पहला ये ऐसा बजट है जो पेपरलेस बजट होगा, जिसे लैपटॉप पर निर्मला सीतारमण ने पढ़ा है। दोस्तों, ये केंद्र में तो पहली बार है, पर राज्य में कई बार हो चुका है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 2015 में हुआ है ऐसा, और 2020 में उड़ीसा में हुआ है, और फिर 2020 में हरियाणा में भी ऐसा हुआ है। जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती हैं दोस्तों, वो उन्होंने टैब पर किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब अपनी डिटेल्स पर चलते हैं। दोस्तों, 2021-22 का जो बजट है वो 6 पिलरों पर टिका हुआ है। ये 6 पिलर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण, सेकंड वाला है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, और थर्ड है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, फोर्थ है मानव पूंजी में नवजीवन का संरचना, और दोस्तों फिफ्थ है नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और सिक्स्थ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। दोस्तों, वर्तमान में वित्त मंत्रालय में कौन क्या है ये देख लो पहले। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे हैं। दोस्तों, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा लिखी है वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। दोस्तों, वर्तमान में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव देबाशीष पांडे हैं। दोस्तों, वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज हैं। और वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है। ठीक है, अब दोस्तों बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, अगला है सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। दोस्तों, ये आंगनवाड़ी से रिलेटिव है। ठीक है, आपको भी पता होगा। अब अगला है हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो इससे एक क्वेश्चन 100% आपके
एग्जाम में आएगा, तो इसे आप अच्छे से करके जाना। जहाँ से भी आपको इसके विषय में डिटेल मिले, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, उसे आप देख जरूर लेना। अगला है 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे, देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। फिर अगला है 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। ठीक है, अब अगला है कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिए जाएंगे और नेशनल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। अगला है जनसंख्या की गणना डिजिटल होगी, जो देश की पहली डिजिटल गणना होगी, जनगणना होगी। अब है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे। दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में इसका अर्थ समझें तो जैसे हमारे कोई पर्सनली वाहन है, जैसे हमारी बाइक है, हमारी कार है, वो हम 20 साल तक चला सकते हैं। 20 साल के बाद वो अनफिट हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको चलानी है तो आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद 15 साल कमर्शियल व्हीकल, जैसे दोस्तों कमर्शियल व्हीकल वो होते हैं जो रोजगार हेतु चलाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो 15 साल पुराने हो गए तो उन्हें अनफिट माना जाएगा और फिर आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। ठीक है, अगला है 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों वायरोलॉजी, इसमें वायरसों का अध्ययन किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। तो रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा और 2021-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा है और 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स से राहत है। और मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स पर अब शून्य की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। तो दोस्तों, जिसे भी मोबाइल की नीड्स है वो मोबाइल ले लो, फिर मोबाइल महंगे होने वाले हैं 1-2 महीने बाद। कॉपर पर ड्यूटी घटकर 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5%। अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी होगी और कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% होगी। अगला देखते हैं, अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकाकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। यह है पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए। अगला है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। ठीक है, और 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे और एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला है परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होंगी, एक तो मेट्रो लाइट और एक मेट्रो नियो सेवा। अगला है रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। अगला है पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अगला है अगले साल 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। यह पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए, असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए, कोलकाता और सिलीगुड़ी रोड पर अपग्रेडेशन, तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपके साउथ में जो है इलेक्शन है तो इस वजह से वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, अपनी तरफ कुछ नहीं दिया नॉर्थ में इन्होंने। अगला है और वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में पीपीपी मॉडल में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना होंगी। अगला है बिजली को लेकर बड़ा ऐलान है, ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा। दोस्तों, अब इनमें भी कंपटीशन हो जाएगा, जैसे जियो, एयरटेल और आइडिया में हुआ है। अपने लिए फ़ायदा होने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि अब तो ये मनमाने यूनिट से पैसे लगाते हैं, फिर आप खुद चुन सकोगे कि कौन सी बढ़िया कंपनी है हमारी, जिससे हमारी बिजली आएगी। ठीक है, अगला है गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए अब सेबी है, ऐसे गोल्ड के लिए भी होने वाला है। अब इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन इंश्योरेंस कंपनियों में
74% तक कर्ज में डूबे बैंकों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान है। एक मैनेजमेंट कंपनी बनेगी, बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। दोस्तों इसका मतलब यह है, जैसे आपके स्टेट बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में या मान लो कि यस बैंक में आपके पैसे पड़े हैं और दोस्तों वह मान लो दिवालिया हो जाती है या वो बंद हो जाती है, तो आपके उसमें चाहे 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। पहले ऐसा होता था, ठीक है। और इसके 1 लाख रुपए पड़े हैं तो उससे भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए हैं। जैसे मान लो किसी के खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं और वे बैंक बंद हो गई तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे चाहे आपके 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है। ये सिस्टम कर दिया इन्होंने आपके। और इसके 5 लाख रुपए पड़ेंगे उसे तो मिलेंगे, या 5 लाख से कम भी होंगे तो उन्हें भी मिलेंगे, ठीक है। या गवर्नमेंट देगी इन्हें। अगला है सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद। अगला है उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। अगला है वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया जाएगा। अगला है स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जैसे हमारी रहने की जगह है, उन्हें उनका मालिकाना हक मिल रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होता था दोस्तों। इसमें दे भी रखा है कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना का स्पष्ट मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। अगला है कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद होंगे शामिल। अगला है माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए और सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। और 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाके में बनेंगे। और अगला है 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अगला है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान और 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। और प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना और 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्करों को मिलेगा। और हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई, पहले यहाँ पर सिर्फ 49% तक ही इजाजत थी। दोस्तों एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो विदेशी हैं वो हमारे बीमा क्षेत्र में आके किसी कंपनी में 74% तक शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है। दोस्तों अब है आम करदाता को नहीं मिली कोई राहत। दोस्तों इन्होंने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं दिया, बेरोजगार और बेरोजगार हो जाएंगे इस वर्ष। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों जेम्स विलियन को माना जाता है। अब इसके कुछ फैक्ट जान लो। दोस्तों भारत में बजट यूनियन बजट की शुरुआत भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। दोस्तों गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो मान लो करंट का नहीं है। बेसिक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको करंट के भी बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है ये षणमुख सेठी ने किया था। दोस्तों इसमें भी देख सकते हो आप। आजाद भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और दोस्तों पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला है भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। दोस्तों बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 112 में और विनियोग विधेयक का है 114 में। दोस्तों भारत की संचित निधि का है 266 में, ठीक है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 112 में है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बजट शब्द अंग्रेजी भाषा के बॉब गेट से आया है, जो मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था, ठीक है। इससे आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब है अंतरिम बजट को क्या कहते हैं। दोस्तों अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन
वोट ऑन अकाउंट दोनों कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर डी, ये सी हो जाएगा। और सॉरी, इसमें दोनों जगह डी लिख रखा है, ये सी होगा, ठीक है। अगला है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है। इसमें लिखा है कि अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। इसे लेखानुदान, मांग और मिनी बजट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट के जरिए सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी मिलती है। आमतौर पर जिस साल लोकसभा का चुनाव होता है उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इतनी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इससे मिल गई। मिनी बजट और पोर्टल अकाउंट दोनों को मिनी अकाउंट बजट कहा जाता है। भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो दोस्तों 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, गांधी परिवार। अब भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? दोस्तों आपको पता ही होगा, 2021 में पेश किया गया, ठीक है। बजट में पहली बार देश का पहला पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो टैबलेट से इन्होंने पढ़ा था वो कौन सा था? वो मेड इन इंडिया था, ठीक है। और किस वर्ष का बजट भाषण सबसे लंबा भाषण रहा है? दोस्तों 2020 का भाषण सबसे लंबा भाषण रहा है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं लेकर आया हूँ। 2020 का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। दोस्तों 2021 से 2022 का आम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? दोस्तों ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। अगला है, वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आम बजट पेश किया? दोस्तों उन्होंने अभी तक 3 बार आम बजट पेश कर चुकी हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हो फैक्ट। अब है, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? दोस्तों 1 फरवरी को पेश किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? दोस्तों फरवरी के अंत में किया जाता था, 2017 से पहले, ठीक है। 2017 के बाद ये जो है फरवरी के शुरू में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला है, ये देख सकते हो आप एक्स्ट्रा फैक्ट, बजट की तारीख साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन में पेश किया जाता था। अगला है, किस वर्ष रेल बजट केंद्रीय बजट में मिला? ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट, साल 2017 में वित्त मंत्री जेटली ने केंद्रीय और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया था। अब है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, ठीक है। ये एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। इस विवरण में सरकार पूरे साल के अपने अनुमानित खर्चे और होने वाली आय का ब्यौरा देती है। अब बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, और मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए धनराशि का आवंटन होता है। इनमें से उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी ठीक है। अगला है, सर्वाधिक बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है? दोस्तों मोरारजी देसाई है 10 बार, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये फ्रेंच भाषा से हुई है, पहले भी आप देख चुके हो, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेना आप वीडियो पोस्ट करने के बाद। और किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया है? आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो है संसद में बजट पेश किया है, ठीक है। 1958 से 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है, पहली बार बजट को पेश किया है। अगला है, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये निर्मला सीतारमण बनी है, ठीक है। अब हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? कौन थी, मतलब ये इंदिरा गांधी थी, इसे ध्यान से समझो अभी, ठीक है। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इन दोनों फैक्ट में उलझ मत जाना, ठीक है। अब 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? दोस्तों ये मैं आपको 2020 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो 2020 में जो बजट जो आया था उस बजट में ये मेंशन किया गया था, आपके टैक्स जो पिछली बार था वही टैक्स स्लेब अब है, ठीक है। तो इस वजह से ये 2021 में भी अब आपके काम करेगा, सही है। तो 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? कोई टैक्स नहीं देना होगा, सिल्ली की बात चल रही है। अब 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो दोस्तों 10% देना होगा, ठीक है। 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो ये 15% देना होगा। और 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो ये 20% देना होगा। दोस्तों अगला है, 15 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो दोस्तों ये आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। 30% आपको टैक्स देना होगा। 100 में से 70 रुपये गवर्नमेंट को दो, अगर 15 लाख रुपये कमाते हो तो फिर अपने पास रखो 70 रुपये, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, इस बार बजट में कोविड-19 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? दोस्तों यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ये आते हैं क्वेश्चन, सही है। अब कोविड-19 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसमें की गई है 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट है? दोस्तों 75 वर्ष से ऊपर। अगला है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो दोस्तों 1.14 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों ये 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है 2.23 लाख करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट से 137% ज़्यादा है। कितने नए हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों ये 75,000 नए सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला है इस बजट में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा? इस बजट में 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 3500 किलोमीटर से ज़्यादा भारतमाला परियोजना के तहत जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों बीमा क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये 74%, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2217 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। और दोस्तों इसमें लिखा है कि बजट में पहली बार वायु प्रदूषण को लेकर बड़ा ऐलान, इससे निपटने के लिए 2217 करोड़ का प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये 2022 में जो घाटा का प्रतिशत है वो 6.8 रखा गया है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हो आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है? तो दोस्तों टोटल जो ये बजट जो सेट हुआ है 34.5 लाख करोड़ का सेट हुआ है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं इसका। केंद्र सरकार ने बजट 2021 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन है सरकारी बैंकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20,000 करोड़ आवंटित की गई है। ठीक है, अब इसमें देख लो आप एक्स्ट्रा फैक्ट। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में वित्त वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। यह सरकारी बैंकों को बूस्ट देने वाला कदम साबित हो सकता है। पिछले 5 साल से बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। इससे बैंकों को लेन देन में आसानी होगी, जिससे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? दोस्तों पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई है। तो ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपके एग्जाम में। इसमें लिखा है कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू होगी। इसके जरिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का विकास किया जाएगा। 70,000 गाँवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? दोस्तों 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अब अगला है आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? तो दोस्तों आदिवासी इलाकों में 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बैंकों के डूबने पर ग्राहकों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 5 लाख, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला है शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ सकते हो। केंद्र सरकार द्वारा बजट में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें 2.87 करोड़ की राशि खर्च होगी। अगला है किस वर्ष का बजट भाषण सबसे लंबा रहा है? तो दोस्तों 2020 का लंबा रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? ये तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, आर्थिक सलाहकार भी बता दिए मैंने आपको। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव भी मैंने आपको बता दिए। पोस्ट करके आप लगा सकते हो। अगला है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में सही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब है भारत परियोजना न्यूनतम 4 लेन राजमार्गों के मध्य से कितने जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ा जाएगा? तो ये 550 मुख्यालय को आपस में जोड़ा जाएगा। इसमें पढ़ सकते हो भारतमाला परियोजना के तहत पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे बनाए जा रहे हैं। ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को कवर करेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताना। और कुछ इस वीडियो में कमी रह गई हो तो कमेंट्स करना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।